हेलो दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माय फ्लूट स्कूल के ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में लेक्चर नंबर 2 में। और मैं आशा करता हूं कि जो मैंने पिछले लेक्चर में कंटेंट डिलीवर किया था आप लोगों ने बाकायदा शिद्दत से उस पर मेहनत की होगी। और वही हर बार की तरह इस बार भी मेरे बड़ों को प्रणाम, मेरी हम उम्र वालों को सलाम और मुझसे छोटों को प्यार। तो मैं यही मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने जो मैंने पिछले लेक्चर में कंटेंट दिया था उस पर अच्छे से वर्क किया है, तो अपन उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि बांसुरी को अपने होठों पर किस तरह रखा जाए और किस तरह से साउंड प्रोड्यूस किया जाए और एक एक नोट को 1 बाय 1 क्लियर कैसे करके आप लोएस्ट वोल तक ब्लो करना सीखे हैं, जो कि ये था। आज अपन यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज अपन सीखेंगे कि सारेगामा कैसे बजाया जाए। ये सारेगामा बजाने के पहले मैं आपको थोड़ा और ब्रीफ करना चाहता हूँ बांसुरी की संरचना के बारे में। सबसे पहले तो ये कैसे पता किया जाए कि कोई सी भी बांसुरी का सुर कौन सा है, वो किस स्केल की है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता, आप बस ऊपर के 3 होल को बंद कीजिए एंड देन ब्लो कीजिए। यहाँ से 3 होल बंद करने के बाद और ब्लो करने के बाद जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो उस बांसुरी का सुर है, वो उसकी स्केल है। ठीक है, तो ये इस कदर अपन पता करते हैं कि बोले बांसुरी का स्केल क्या है। अब ठीक है, और बांसुरी बजाते वक्त ये जो ऊपर से 3 बंद करके अपन लेते हैं और नीचे के 3 होल ओपन, इससे अपन बांसुरी का स्टैंडर्ड सा मानते हैं। अपन यहीं से सारेगामा बजाएंगे। हालांकि ये चीज़ मैं अभी आपने आगे नहीं बताऊंगा, आने वाले 2 से 3 लेक्चर आगे मैं आपको बताऊंगा ये कि स्टैंडर्ड सा से सारेगामा कैसे बजाए जाते हैं। ठीक है, आज अपन यह स्टैंडर्ड से सारेगामा नहीं सीख के अपन इस लोवेस्ट टोन से सारेगामा बजाना सीखेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैं स्टैंडर्ड से सिखा नहीं रहा हूँ पहले और लोवेस्ट से इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि होता ये है कि एज एन बिगनर जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है वो होती है लोअर नोट्स को प्ले करने में। हालांकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उस दौरान आपने पाया होगा कि आपको लग रहा है कि आपके सारे होल बंद है, फिर भी आपका साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा साउंड आ रहा है। ऐसा केस होता है। तो ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि आपके नोट्स प्रॉपर्ली बंद नहीं होते और कहीं ना कहीं से होल्स, ये देखिए जैसे ये यहाँ से ओपन हो गया, यहाँ से या कहीं से भी, तो ऐसे स्लाइड ओपनिंग रह जाती है, तो वो लोवेस्ट नोट प्रोड्यूस नहीं होता है। और एज एन बिगनर इनिशियली होता ही है कि आप जब बजाते हैं तो आपके 5 मिनट 3 मिनट 4 मिनट की प्लेइंग के बाद आपके होठ भी सून पड़ने लग जाते हैं। होठ सुन पड़ेंगे, सर घूमने लगेगा, तो उसमें कोई ऐसा टेंशन की बात नहीं होती। आप 7-8 दिन लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। आप बिगनर है, आपकी आदत नहीं है, तो इसलिए ये चीज़ आपके साथ हो रही है। तो ठीक है, आज अपन सारेगामा बजाना सीखेंगे। तो सारेगामा बजाते वक्त जो चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि नोट्स की क्लियरिटी मैटर करती है, स्पीड मैटर नहीं करती। स्पीड मैटर तभी करेगी जब आपके नोट्स में क्लियरिटी होगी। वो स्पीड किसी काम की नहीं जो आपके नोट्स में क्लियरिटी नहीं ला सके। ठीक है, तो सबसे पहले अपने नोट्स की क्लियरिटी पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि बोले आपने 1-2 बार सुर बजा लिए और आप ताव में आके स्पीड में बजाने लग गए। नहीं, ये चीज़ गलत हो कि आप ऐसे कभी नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले अपने नोट्स की क्लियरिटी पे ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा आपका नोट्स क्लियर होगा उतना ज़्यादा आपके बजाने में मिठास होगी, उतना आपका मेलोडियस टोन जनरेट होगा फ्लूट से। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आज अपन बजाना शुरू करते हैं सारेगामा पधा निसा। तो देखिए, आज अपन सबसे लोवेस्ट नोट से सारेगामा बजाना शुरू करेंगे। तो आप जब ये होल बंद करेंगे तो ये एज अ सा वर्क करेगा, एज अ सा। ठीक है, आप चाहे किसी भी बांसुरी में बजाए, सारेगामा बजाने का पैटर्न कभी चेंज नहीं होगा। हालांकि ये हो सकता है कि नोट्स की फ्रीक्वेंसी वेरी करती है कि जहाँ पे सी शार्प का नोट आना है वहाँ डी शार्प का आ जाए, डी का आ जाए, ई का आ जाए, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर सारेगामा बजाने का पैटर्न सीक्वेंस नहीं चेंज होगा, बट नोट्स वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन इस सुर से सारेगामा बजाना सीखेंगे। तो जब आप सारे होल को बंद कर देंगे तो ये एज अ सा वर्क करेगा। कैसे? यहाँ
आपने सारे होल्स बंद किए तो ये जो सा वर्क कर रहा है। देन आप जानते हैं कि सा रे ग म प ध नि सा 1 बाय 1 नोट्स ऊपर की ओर जाते जाते हैं। तो अब अपन जब ऐसे 1 बाय 1 करके ऐसे नोट्स ओपन करेंगे तो ऊपर की ओर जाते जाते आपके सारे नोट्स बजने लग जाएंगे। ठीक है, तो आपने सा बजाया, अब आप मेरी उंगलियों की ओर देखेंगे। अब आपने पता है कि सा से जस्ट आगे की ओर रे होता है, तो अब देखेंगे अपन सारे होल बंद के बाद पहला होल कौन सा खोला जाएगा, तो वो ये होगा जो सबसे पास है सारे बंद होल के, तो ये एज अ रे वर्क करेगा। देन आप आगे जाएंगे, एक और होल खोलेंगे, ये ग होगा। देन एक और होल खोलेंगे, ये म होगा। देन एक और होल प, देन एक और होल ध, देन एक और होल नी। अब ये तो था कि सारे गमा पधानी की पोजीशन क्या होती है, ठीक है। पर अब जो मेन डाउट आता है एज अ बिगनर, मुझे भी आया था जब मैं सीखता था, तो बोले यार यही वो डाउट होता है कि अगर आपने सारे ऐसे होल खोल दिए और अगर आपने ये यहाँ रखा ऐसे सारे होल खोले तो बांसुरी तो ऐसे नीचे गिर जाएगी। तो वो भी जब आप ऊपर के सारे होल खोलते जाते हैं तो ग्रिपिंग के लिए भी एक तरीका होता है, वो भी मैं आपने बताऊंगा कि उसमें कैसे किया जाए। सबसे पहले अपन 1 बाय 1 नोट्स बजाना शुरू करते हैं। कैसे, अगर ये सा है, देन फर्स्ट होल ओपन करेंगे, ये रे की तरह वर्क करेगा। देन दूसरा होल खोला, ये ग वर्क करेगा। अनदर होल एज अ म, प, ध, देन नी। ये ऐसे सारे गामा पधानी बजाया जाएगा। अब ठीक है, अब देखिए जैसे ये आपने सारे गामा पधानी कैसे बजाना ये आपने देख लिया। अब ग्रिपिंग कैसे किया जाए ऊपर के होल जब खुले हों, तो देखिए इधर म तक बजाने में आपका एक हाथ पूरा फ्री हो चुका है। एंड जब आप प बजाएंगे, प, तो आपको ये जो ये वाली उंगली होती है जो आपके फर्स्ट होल पर रखा थी, इससे और ऐसा थंब से आपने सपोर्ट लेना है। ऐसा करके ये आपका सपोर्ट हो गया, नीचे थंब से सपोर्ट हो गया और ये इस उंगली से सपोर्ट हो गया। तो कैसे, अभी मैं प बजाऊंगा, देखिए मैं सपोर्ट कैसे लेता हूँ। देन ध बजाऊंगा, अभी देखिए मैंने नी बजाया और मैंने ये हाथ पूरा फ्री कर दिया क्योंकि मुझे इस वाले हाथ से ग्रिप बना हुआ है। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है सपोर्ट देने का जब आप ऊपर के होल्स को ओपन करें, और एक और तरीका होता है जो मैं मोस्टली प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मैं जो टेक्निक बजाना प्रीफर करता हूँ उसमें मुझे वो चीज़ से कॉम्पिटिबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है, तो वो भी तरीका मैं आपने बता देता हूँ। कैसे, जैसे ये तो म हो गया, जब आप प बजाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर के नोट्स बजाते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप नीचे से ऐसे होल्स बंद करते जाएंगे ताकि आपने सपोर्ट मिल जाए। अब देखिए मेरी उंगलियों को कैसे, देन ये प, अब प बजाऊंगा मैं, देन ध, दूसरी उंगली बंद, देन नी, फिर ये वाली उंगली बंद कर दूंगा। देखा आपने कैसे, तो ये इस कदर आपने ग्रिपिंग का भी ध्यान रखना है। अब एक डाउट आएगा, आप सोच रहे होंगे बोले सारे गामा पता नहीं, तो मैंने बता दिए। अब जो ऊंचा वाला सा आता है, कैसा, सा रे ग म प ध नि सा, ये ऊंचा वाला सा कैसे बजाया जाए। ठीक है, तो ऊंचा वाला सा बजाना कुछ ऐसा भारी भरकम काम नहीं है। अब देखिए चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो ना, तो उसमें सा और प इनका पोजीशन कभी वेरी नहीं करेगा, वो हमेशा सेम पोजीशन पे ही बोलते हैं। स्पेशली माउथ इंस्ट्रूमेंट के केस में तो वो नोट उसी पोजीशन पे बोलेगा।
अब आप सोच रहे होंगे कैसे। अभी देखिए ये आपका लोअर सा बना था, ये आपका लोअर सा था। आप जब इसी पोजीशन पे थोड़ा सा ब्लो हाई कर देंगे, हाई मीन्स मॉडरेट लेवल का, और कन्फाइंड ब्लो जब आपका होगा तब आपका ऊंचा सा भी बच जाएगा। कैसे? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे? देखिए ये लोअर ब्लो था तो लोअर सा बजा। अब मैं ब्लो थोड़ा सा शार्प कर दूंगा, ऊंचा कर दूंगा, थोड़ा सा मेरा प्रेशर बढ़ा दूंगा तो ऊंचा सा बच जाएगा। कैसे? तो देखा आपने, लोअर ब्लो पे लोअर सा, हायर ब्लो पे हायर सा। सो ये आपके सारे गामा पधा निसा कंप्लीट हो गए। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स है, जैसे म्यूजिक के टर्म्स में जब आप सारे गामा बजाते हैं तो उन्हें सारे गामा नहीं कहते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। एज लाइक जैसे हर एक सब्जेक्ट में अपने कुछ अब्रीविएशंस होते हैं कि आप इस चीज़ को ये कहेंगे, तो म्यूजिक में भी ऐसे काफ़ी सारे टेक्निकल टर्म्स है कि इसे अपन ये कहेंगे, इसे अपन ये कहेंगे। स्पेशली चाहे आप चाहे आप इंडियन क्लासिकल की बात करें, कार्नेटिक की बात करें, किसी और चीज़ की बात करें, तो हर एक का अपना एक पर्टिकुलर टर्म होता है कि इसे ये कहते हैं। तो जब आप सारे गामा बजाएंगे तो आज के बाद से अपन उससे सारे गामा ना कह के उन्हें अलंकार कहेंगे, अलंकार। ठीक है, ये अलंकार हो गए। और जब आप नीचे से ऊपर की ओर सीढ़ी चढ़ेंगे, मीन्स जब आप लोअर से हायर नोट पे जाएंगे बजाते हुए, तो उसे आरोह कहेंगे। आरोह मीन्स अगर इसे इंग्लिश में कहे तो असेंडेंट। एज लाइक आप मैथमेटिक्स में कहते हैं ना कि आप इन फॉलोइंग टर्म्स को असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज कीजिए, मीन्स छोटे से छोटा, छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा, ऐसे छोटे से बड़ा जाते हैं, तो सेम इसमें होता है। आरोह का मीन्स असेंडेंट होता है, मीन्स नीचे से ऊपर की ओर जाना। और जब ऊपर से नीचे आने की बात होगी तो उसे डिसेंडेंट कहते हैं, मीन्स हिंदी में कहे तो अवरोह। तो आज के बाद अपन नीचे से ऊपर जाने को आरोह और ऊपर से नीचे आने को अवरोह कहेंगे, और सारे गामा ना कहते हुए अपन उन्हें अलंकार कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ जो मेन होती है सबसे ज़्यादा, आप आरोह अवरोह एक साथ ना बजाए पहले। तो आप सोच रहे हैं नहीं बजाया तो मैंने बताया क्यों, शांति रखिए, मैं बता रहा हूँ। आप सबसे पहले नंबर ऑफ टाइम्स 500, 1000, 2000, 5000, 300, 400 बार, जब तक आप सूटेबल हैं तब तक आप सिर्फ आरोह की प्रैक्टिस कीजिए। एक एक नोट्स क्लियर कीजिए। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आपके नोट्स की क्लियरिटी, और अभी भी कहा कि नोट्स की क्लियरिटी मैटर करती है, तो वैसे आप आरोह में भी एक एक नोट्स क्लियर करेंगे। कैसे? ये क्लियर हुआ, देन रे, देन ग, जब आपके आरोह में सारे नोट्स क्लियर हो जाए, बिल्कुल ऐसे फ्लुएंटली बजने लगे, कैसे? तब आप अवरोह की प्रैक्टिस कीजिए। अब अवरोह में क्या करना है, ऊंचे वाले साथ से नीचे आना है। कैसे? आप आरोह की प्रैक्टिस किए, सारे नोट्स क्लियर हो गए, देन अवरोह की उसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। कोई हिसिंग साउंड नहीं आना चाहिए, नोट्स क्लियर प्रोड्यूस होने चाहिए। जब अवरोह में भी सारे नोट्स प्रॉपरली आने लगे, देन उसके बाद आरोह अवरोह आप साथ में बजाइए। कैसे? तो ये आपके आज के लेक्चर का कंटेंट था। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा आज से ठीक 7 दिन बाद में, क्योंकि 7 दिन कम से कम आपने रिक्वायर्ड होंगे आरोह अवरोह को प्रॉपरली सीखने के लिए और बजाने के लिए। ठीक है, तो बस मैं आपसे फिर उम्मीद करूँगा कि जो मैंने आज के लेक्चर में कंटेंट डिलीवर किया है, आप उस पर बाकायदा काम करेंगे, बिल्कुल शिद्दत से और डेडिकेटेडली उस पर मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंटली होते हुए। ये तो कंटेंट की बात हो गई।
और एक और चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ इम्पोर्टेंट होती है वो जब एज अ इनिशियल बिगनर अपन होते हैं इनिशियल स्टेज में, तब डाउट आता है ब्लोइंग के रिगार्डिंग कि ठीक है, अब जब एज अ नूब होते हैं तब एक ही ब्लो सारे नोट्स के लिए यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे ये तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत होती है। देखिए ये चीज़ें आपने समझनी होगी कि एज लाइक अपन जब सीढ़ी चढ़ते हैं, जैसे जैसे अपन ऊपर सीढ़ी चढ़ते हैं अपनी ताकत बढ़ती जाती है, अपने एफर्ट्स बढ़ते जाते हैं। तो सेम चीज़ फ्लूट्स किसी भी माउथ इंस्ट्रूमेंट में होता है कि जब आप लोअर नोट बजाएंगे तब आपका जो ब्लो का इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाएगा, एंड जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपका ब्लोइंग इंटेंसिटी भी बढ़ता जाएगा। पॉइंट टू बी रिमेंबर वाइल ब्लोइंग वो ये होता है कि जब आप ब्लो करें तो सिर्फ इतना ही ब्लो उसमें दें कि आपका नोट प्रॉपर जनरेट होने लगे। ऐसा ना हो कि आप जितना रिक्वायर्ड ब्लो है उतना भी ना दे रहे, अब रिक्वायर्ड जितना भी ब्लो नहीं दे रहे तो आपका फिर नोट ऐसा साउंड करेगा। कैसा? ये हो रहा है क्योंकि मैं रिक्वायर्ड ब्लो नहीं दे रहा हूँ। अब इस नोट के लिए रिक्वायर्ड ब्लो है तो ये रिक्वायर्ड ब्लो है। अपन ने बात की रिक्वायर्ड ब्लो की और रिक्वायर्ड से कम देंगे तो क्या होगा। अब दूसरी बात आती है कि अगर रिक्वायर्ड से ज़्यादा दे दिया तो अब वो इतना वाहियात साउंड प्रोड्यूस करेगा ना कि आपके कान में चुभने लगेगा। कैसे? मैं दिखाता हूँ। अगर रिक्वायर्ड से ज़्यादा आप ब्लो आपका देंगे तो सुना आपने कान में कितना चुभ रहा है ये। तो बस आप ये चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। और तो कुछ नहीं है, बस इतना ही मैंने आज के लेक्चर में डिलीवर करना था। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए।